So in today's class we are going to start a new chapter entitled with Economics Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या क्या हैं? इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक परेशानियां, मुसीबतें, और उसमें भी कौन कौन सी हमें चुनौतियां देखने मिल रही हैं इन टर्म्स ऑफ आवर नेशन. देन कम्स पोवर्टी यानी गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है बेरोज़गारी. तो इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई डिटेल्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं. Indian economy experiences many serious and complex economic and social problems such as population growth, price rise, black money, poverty, unemployment, starvation, corruption, terrorism, etc. Among which economic problems like poverty, unemployment, price rise, population increase are major problems. Out of these, we shall study about the poverty and unemployment. हमारे देश की जो आर्थिक सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है, जिसमें कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम्स थी और कुछ जटिल थी, यानी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी और सोशल सामाजिक प्रॉब्लम भी थी. जैसे कि बस्ती का बढ़ना, पॉपुलेशन बढ़ना, चीज़ों का रेट बढ़ना, काला धन आना, गरीबी हो गई, बेरोज़गारी हो गई, भूखमरी हो गई, हाँ, करप्शन हो गया, आतंकवाद हो गया, एक्सेट्रा. ये सभी हमारे आर्थिक समस्याओं के अंदर आती हैं. उसके अलावा अगर हम आर्थिक तौर पे और देखें तो क्या क्या रीजंस हैं जो बहुत ज़्यादा जटिल होते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं. तो उसमें है गरीबी हो गई, बेरोज़गारी, दाम बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना. ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं हम जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए, जो अभी डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं कम्प्लीटली. तो इन सब में से हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं गरीबी और बेरोज़गारी क्या है. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पोवर्टी यानी गरीबी. A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of their life such as food, clothes, shelter, education and health services. Such a situation is known as comprehensive poverty, and people living in such a condition in the society are called poor. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे देश में रहने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो वंचित, डिप्राइव्ड मीन्स वंचित रह जाते हैं अपनी बेसिक ज़रूरतें जो हैं उसको संतुष्टि करने में. जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे खाना, कपड़ा, घर, ये सब भी वो नहीं पा पाते हैं. ठीक है. उसके साथ साथ शिक्षा हो गई और हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो, यानी उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी उससे वंचित रह जाते हैं. ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव पोवर्टी यानी व्यापक गरीबी. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे देश में ऐसी कंडीशन में रहते हैं, हमारे समाज में, उन लोगों को कहा जाता है पुअर यानी गरीब. अब हम देखने जा रहे हैं पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, जिसे बीपीएल आपने सुना होगा ये वर्ड. इससे जुड़ा हुआ काफ़ी सारा आपने वर्ड टर्म यूज़ किया होगा. जैसे बीपीएल को कहा जाता है बिलो पोवर्टी लाइन. आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने इनके लिए कार्ड्स की फैसिलिटी दी है. तो यहाँ पे बीपीएल क्या है, यानी ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, खाना पीना तो छोड़ो, इवन उनको ढंग से एक वक्त का पेट भर के भोजन भी अवेलेबल नहीं मिलता. ऐसे लोगों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. पोवर्टी इज़ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. इन इंडिया पोवर्टी इज़ व्यूड एज लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ. Common features of people living below poverty line are as follows. यहाँ पे क्या बताया जाए, गरीबी क्या है, एक क्वालिटी वाइज बेस्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है. हमारे देश में गरीबी से भी नीचे लेवल पे भी बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन जीने के लिए मजबूर हैं. उसके कुछ सामान्य यहाँ पे फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, रीजंस दिए गए हैं जो ऐसे बिलो पोवर्टी लाइन में रहते हैं. वो कौन कौन से, लेट्स सी. पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट 2 meals a day. ऐसे व्यक्ति जो 2 वक्त का खाना भी नहीं पाते हैं. People suffer from the problem of unavailability of dwelling places. ऐसे लोग जो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में देखने जाएं, जैसे यहाँ पे एक बताया जा रहा है वर्ड ड्वेलिंग. ड्वेलिंग का मतलब यहाँ पे सिंपली कहा जाता है खुद का घर ना मिलना, आवास जिसे कहा जाता है. यानी उनको इस तक की परेशानियाँ होती हैं कि वो खुद के लिए घर भी नहीं बना पाते हैं. दे आर फोर्स टू लिव इन शैबी और स्लम एरियाज. उनको कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनता है या प्रेशर आता है, जो गंदी जगह पर रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, या झोपड़पट्टियों में रहने के लिए उनको मजबूर किया जाता है. देयर इनकम इज़ लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम. उनकी जो इनकम है, जो कमाई है, वो हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा नीची होती है. यानी जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके उतनी भी उनकी आवक नहीं है.
देयर लाइफ स्पैन इज़ लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी जो उम्र है वो भी काफ़ी छोटी बताई गई है, कम बताई गई है जो एवरेज एज निकाला जाता है। अब पहले तो एवरेज एज 75 to 80 एक्सपेक्टेड हुआ करता था, आज की डेट में एक वेल हेल्दी पर्सन जो है इन बिटवीन 65 to 72 की एज रखता है, लेकिन ये लोग उतना भी जी नहीं पाते हैं। जनरली दे आर इलिटरेट, ज़्यादातर ये लोग कैसे बताए गए हैं, अनपढ़। वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, बहुत ऐसा होता है कि उनको ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें खाने पीने की कमी हो जाए, यानी न्यूट्रिशियस फूड यानी पोषण की कमी की वजह से अगर जो बीमारियाँ फैलती हैं वैसी बीमारियाँ इनको ना हो, ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। Children who have taken up responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study, आपने ऐसे बहुत से फैमिलीज़ को देखा होगा जहाँ पे बच्चे जैसे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फैमिली का चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन बच्चों को भी काम पर भेज दिया जाता है, बजाय उनको उस टाइम पे कहाँ जाना होता है, एजुकेशन को लेने के लिए। डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण होने की वजह से ऐसे लोगों की मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी डेथ रेट में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा, यानी हम कह सकते हैं हाईनेस देखने को मिलता है। एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, गवर्नमेंट ने यानी हमारी सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं उनके जीने में थोड़ा सुधार देखने को मिले, जैसे कि इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेजेस। सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, भले वो शहर में रहते हों या गांव में रहते हों, वो दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, तो ऐसे परिवार को कहा जाता है अंत्योदय फैमिली या फिर फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। After finding out such families, government has started public distribution system on the basis of the ration card। ऐसे लोगों के बारे में जब पता लगा कि ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रह रहे हैं, तो उनके बारे में जब जानकारी निकली, किसके थ्रू, राशन कार्ड। राशन कार्ड की एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने फैमिली के मेंबर्स का नामांकन करवाते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, जैसे अगर पिताजी मेन कमाने वाले हैं तो उनकी सालाना आवक क्या है वगैरह वगैरह, वहाँ पे सारी डिटेल दी जाती है जिससे राशन कार्ड बनता है। तो राशन कार्ड की बेसिस पे गवर्नमेंट ने ये पता करवाया कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, परिवार हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आए हुए हैं। दीज शॉप्स आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप, जहाँ पे राशन कार्ड को बनवाया जाता है और उस तरीके के कार्ड को चलाया जाता है उसे कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप। आपने ये वर्ड भी इस तरीके की दुकान का नाम सुना होगा जहाँ पे अनाज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा तय की हुई कीमत पे ही बिकते हैं, ये नहीं कि वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से ही क्या कहते हैं अनाजों का रेट मांगे। एवरी मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन एक्सेट्रा ऑफ सच फैमिलीज़। गवर्नमेंट की मदद से ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं यहाँ पर उनको चावल, गेहूँ, चीनी, तेल, नमक और केरोसिन जैसी बहुत सी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसकी सुविधाएं पहुंचाई जाती है ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों तक। इट हैज़ ट्राई टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, और इसका एक ही उद्देश्य क्या कि ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत रह रहे हैं उनका रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऊँचा हो सके। Concept of poverty was first propounded by director of WHO. For calculating poverty line, certain factors are considered which includes expenditure of food, clothing, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitation facilities, transportation facilities and income as well as the intake of calories। तो ये जो कॉन्सेप्ट था पोवर्टी का कि पोवर्टी है क्या, उसको सबसे पहले ढूंढा था, लागू करवाया था किसने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है सभी देशों में, उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने इसको शुरू करवाया था, प्रोपाउंड करवाया था, जिसमें पोवर्टी को कैलकुलेट करने के कुछ फैक्टर्स यानी तरीके बताए थे कौन कौन से, जिसमें खान पान का खर्चा, कपड़े का, रहने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पीने लायक पानी का, बिजली, सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो, ट्रांसपोर्टेशन देख लें हम, और उनका जो भी इनकम आता है, इसके साथ साथ वो खाने पीने में कितनी कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते हैं, इन सभी फैक्टर्स की बेसिस पे ही पोवर्टी जो है उसका कॉन्सेप्ट जो था, जो थियोरी थी, वो क्लियर किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ फिक्स्ड विच इज़ नोन एज पोवर्टी लाइन। इन सभी फैक्टर्स रीजंस को जानने के बाद ये क्लियर हो गया कि पोवर्टी लाइन के अंदर कौन कौन से व्यक्ति का समावेश किया जाएगा।
द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस। अब पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट है, वो कैसे बदलता है? समय, जगह और सिचुएशन के आधार पर। अब हम देखने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी के कैसे हम गरीबी को रोक सकते हैं, किन किन तरीक़ों से। देर आर 2 ways ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। 2 तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, परिवार हैं, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो यानी नीचे, अंडर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ और सर्विसेज बाय द फैमिली। पहला, उन सभी चीज़ों का लेखा जोखा निकालना जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो एसेंशियल नीड्स मानी जाती हैं उनको पूरा करता है, उसका जो खर्चा आता है उसके आधार पर। और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, यानी परिवार में अगर मिनिमम 5 मेंबर्स हैं तो उन 5 लोगों की कमाई कितनी आती है उसके आधार पर यहाँ पर हम गरीबी को माप सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कितने तरीके की गरीबी होती है। Types of poverty. First comes absolute poverty. Those people of society who are not able to purchase the basic necessities of life like food, grains, pulses, milk, vegetables at lowest market rate are said to be the absolute poor. Absolute poor means पूरी तरीके से जो गरीब होता है, जिसे हम कह ही सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति गरीब है। जैसे कि समाज में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरतें, जो एकदम बेसिक, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसमें खाना पीना, दाल, दूध, सब्जियां, जो लोवेस्ट मार्केट रेट से भी नहीं खरीद पा रहे हैं, यानी उनकी इतनी भी, बोलते हैं ना, हैसियत नहीं है या इतने भी उनके पास पैसे नहीं है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकें, उस तरीके के गरीब लोगों को कहा जाता है एब्सोल्यूट पुअर। अब बात कर रहे हैं रिलेटिव पॉवर्टी। A society has different income groups. Among them, some groups have low income in comparison to others. Such a group is considered to be a relative poverty. जहाँ पे गरीबों में रिलेशंस दिखाया जाता है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में इनकम के यानी कमाई के आधार पर ग्रुप को डिवाइड किया गया है। उनमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम होती है और उनकी कंपैरिजन दूसरे ग्रुप के साथ की जाती है। उस तरीके की जो पॉवर्टी होती है उसे कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी और रिलेटिव पुअर। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर किन देशों में देखा गया है? जो नेशंस डेवलप्ड हैं, जो प्रगति कर चुके हैं। जैसे ₹10,000 A, B 20,000, C 30,000. Here income of 3 persons is different. As the income of A is less than relation to B, person A is considered to be poor. In the same way, income of A and B is less than relation to C, so they are considered as पुअर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ए बी सी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 3 तरीके के लोगों की जो सालाना आवक है उसके बारे में कंपैरिजन किया गया है। तो ए की कंपैरिजन में बी की जो सैलरी है, जो इनकम है, वो ज़्यादा है, इसलिए ए कैसा बताया जाएगा? गरीब। सेम तरीके से ए बी को कंपेयर किया गया किसके साथ? सी के साथ। तो ये दोनों यानी ए और बी जो भी व्यक्ति हैं उनकी कमाई कैसी है? कम है, इसलिए ये गरीब की कैटेगरी में आएंगे। अब हमारे देश में गरीबी क्या है? लेट्स डिस्कस दैट इज़ पॉवर्टी इन इंडिया। In order to decide poverty line in 2011-12, Planning Commission of India declared per capita expenditure for rural area as ₹816, which means ₹4,080 per family expenditure, and for urban area per capita expenditure was fixed as the rate of ₹1,000 per person at least. Accordingly, family expenditure was declared as to be at least ₹5,000. This means at least this much per capita income should be there to reach out expenditure. यहाँ पे क्या कहा गया कि पॉवर्टी लाइन हमारे देश में कैसे मापी जाएगी, उसके लिए 2011-12 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने पर व्यक्ति, पर कैपिटा मीन्स पर व्यक्ति पर खर्चा डिसाइड किया था कि इस इंसान का इतना जो खर्चा है वो होना चाहिए। कैसे? जैसे कि अगर वो गांव में रहते हैं तो पर व्यक्ति को 816 रुपये मिलेंगे, यानी सालाना, मतलब एक परिवार को कितने मिलने चाहिए? अगर उस फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो 4,080 रुपये। और सेम तरीके से अगर वो शहर में रहता है तो उसका पर पर्सन कितने पैसे उसको मिलने चाहिए? कमाई होनी चाहिए 1000। और उसके अलावा अगर हम फैमिली की कंपैरिजन किए जाएं तो पर व्यक्ति अगर 1000 है तो 5 लोगों के पैसे कितने होने चाहिए? 5,000 रुपये। अगर इससे भी कम की उनकी सैलरी आ रही है, आवक हो रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर एक व्यक्ति की भी इनकम इससे नीचे है या कम है तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा माना जाएगा? पुअर माना जाएगा।
On the basis of new criteria, number of the poor has reduced to 27 crore in 2011-12 and rate of poverty has reduced to 21.9% in the ratio of total population. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स आई जिसकी वजह से एक नए तरीके से पोवर्टी को हमने मापा और उनको सुविधा देने की कोशिश की, तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 27 करोड़ जो गरीब लोगों थे उनकी जो टोटल पॉपुलेशन उसमें घटाव देखने को मिला। ये बात कर रहे हैं हम 2011-12 के बारे में, यानी पोवर्टी रेट में हमें काफ़ी घटाव देखने को मिला। और सेम तरीके से ये आगे जाने के बाद ये 21.9% टोटल पॉपुलेशन में से पोवर्टी डाउन हो चुकी थी। इन 2009-11-10 रेशियो ऑफ पोवर्टी इन रिलेशन टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 29.8%. Thus, approximately 35.47 crore people were living in poverty. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 2009-2010 के बारे में बात करें, जो पोवर्टी का टोटल क्या कह सकते हैं जो पॉपुलेशन था वो कंपैरेटिवली कितना बताया गया है, 29.8, जबकि हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की उस समय की आबादी कितनी थी, उसके हिसाब से 35.47 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीब थे, यानी गरीबी की स्टैंडर्ड में वो रह रहे थे, मजबूर थे। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल 29.8% लोगों का जब हमने निकाला कि हमारे देश की कुल संख्या में से 29.8% लोग तो सिर्फ गरीब थे, जो आगे जा कर के 2011-12 में कितने हो गए थे, 27 करोड़ हो गए थे, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा घटाव देखने को पा सकते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि बहुत सारी हमारे देश के प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेप्स उठाए थे। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू सी द इक्वालिटी प्रिवेल्स एट एन इंटरनेशनल लेवल, World Bank has decided per capita income as $1.90 in 2012 as per the rate of 2008, which is considered as a scale for poverty line. According to one report of World Bank, India's total population was approximately 121 crore in 2010, out of which 32.7% people were living in below poverty line, which makes about 45.6 crore. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं क्या चाहते थे, समांतर। अब समांतर की भावना इंटरनेशनल लेवल पे भी फैलानी थी, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि हर इंसान की कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए, $1.90 2012 के हिसाब से, जो हमारे देश में 2008 पर हम देख रहे थे, कंपेयर किए गए थे। यानी ऐसे लोग जिसकी $1.90 से कम की तनख्वाह है, तो वो लोग कहाँ आते हैं, पोवर्टी लाइन के बिलो। अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट के हिसाब से कि वर्ल्ड बैंक जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कवर करता है, जिसमें हमारे देश में 121 करोड़ इन 2010, जो बाद में जा कर के 32.7% लोग जो हमारे देश में थे वो कैसे बताए जा रहे थे, गरीब। यानी 2012 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में उस समय टोटल जनसंख्या, 2010 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में उस समय टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़, जिनमें से 32.7% लोग तो सिर्फ कैसे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करने वाले। जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम पॉपुलेशन के नंबर में जाएं तो 45.6 करोड़ लोग आउट ऑफ 121 करोड़ सिर्फ गरीब थे, और ऐसे गरीब जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए थे। As per the report of UNDP 2015, ratio of poverty in India in 2011-12 was 21.92%. It means that out of total poor, example 26.93 crores, 21.65 crore people in the rural area, means 25.7%, and only 5.28 crore people in urban area are under poverty line, जिसमें छत्तीसगढ़ 36.93 is the poorest state of India, while Goa 5.9% has the lowest poverty rate. In Gujarat, the proportion of poverty is 16.63. छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा एक्सेट्रा हैव मोर देन 30% proportion of poverty इंडिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई थी इन 2015 में, जिसमें हमारे देश में 2011 और 12 की कुल जनसंख्या में से 21.92% लोग ऐसे थे जो पोवर्टी लाइन के नीचे थे। जिसका मतलब ये बताया जा रहा है कि 26.96 करोड़ में से
21.65 करोड़ ऐसे लोग थे जो रूरल एरिया में रहते थे, यानी परसेंट वाइज देखने जाएं तो 25.7%, और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 5.28 करोड़ लोग ऐसे थे जो शहर में रह कर के भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हुए पाए गए थे। छत्तीसगढ़ सबसे पुअर स्टेट माना जाता है हमारे देश का, जहाँ पर 36.93% लोग गरीब हैं, जबकि गोवा जिसमें सबसे कम पॉवर्टी रेट देखने को मिल रहा है 5.9%। ये क्वेश्चन जो है वो आपको वन वर्ड में आ सकता है कि कौन सा स्टेट है जहाँ पुअर लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे लोवेस्ट पॉवर्टी रेट कौन से देश में, कौन से राज्य में देखने को मिलता है। गुजरात में देखने जाएं तो ये 16.63% देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी के जो राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन सब में अंदाजन 30% से ज़्यादा के लोग कैसे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के। India is bestowed with natural resources in large quantity and is prosperous in natural raw material, but because of lack of ability to make worthy profit from them, lack of education, training and skill, defective planning since years, these natural resources have not to be utilized to their best possible extent for welfare of people. As a result of the proportion of poverty has not reduced, so it is said the poor live in wealthy India. हम जानते हैं हमारे देश में नेचुरल रिसोर्स जो है, प्राकृतिक स्रोत जो है वो अनगिनत क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, और यहाँ से मिलने वाले जो भी कच्चे पदार्थ हैं, जो मटेरियल्स हैं वो भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनके पास सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं है, सालों से उनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है लोगों की भलाई के लिए, तो हमारे देश में गरीबों की जो संख्या है वो घटाव की बजाय अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है, या फिर जो थोड़ा बहुत घटाव देखने को मिला है उसमें और ज़्यादा घटाव आया नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि एक अमीर देश में रहने वाले जो लोग कैसे हैं, गरीब। अब बात करते हैं रूरल पुअर के बारे में। जनरली लैंडलेस लेबर्स, फार्म लेबरर्स, artisans of cottage industries or small scale industries, marginal farmers, beggars, forced laborers, inhabitants of forest or mountainous region, tribals, temporary craftsmen etc. are called rural poor. शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके की गरीब की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे लेबर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ऐसे लेबर जो फार्म पे काम करते हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो वर्कर हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले क्या कहते हैं वर्कर्स हैं, गृह उद्योग में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, छोटा मोटा मार्जिन रख करके जो किसान अपनी खेती बाड़ी में से जो अनाज उत्पन्न करता है उसको बेचने वाले फार्मर्स के बारे में बात करें, भिखारी हो गए, मजबूरी में काम करवाए जाने वाले जो लेबर्स हो गए, ऐसे लोग जो जंगलों में या पहाड़ों पर रहने वाले लोग हो गए, आदिवासी हो गए, या टेम्पररी जिनका जब सीज़न आता है तभी उनको जब जिस तरीके का काम मिलता है, इन सभी लोगों को किस कैटेगरी में ऐड किया गया है, रूरल पुअर। रूरल पुअर मीन्स गांव में रहने वाले गरीब। अब बात करते हैं अर्बन पुअर। टेम्पररी लेबर्स, लेबर्स ऑन डेली वेजेस, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा वालास, वर्कर्स इन टी स्टॉल्स और होटल्स और ढाबास, वर्कर्स वर्किंग इन गैरेजेस, बेगर्स who are not able to satisfy their minimum and basic necessities are live in poverty are considered to be urban poor. शहर में किस तरीके के गरीब माने जाते हैं, जिनको टेम्प्ररी बेसिस पे काम दिया जाता है, यानी उस तरीके के लेबर्स हो गए। ऐसे लेबर्स जो पर डे डेली वेजेस पे, डेली तनख्वाह पे काम करने आते हैं। घरेलू काम करने वाले वर्कर्स हो गए, रिक्शा वाले हो गए, चाय की छोटी मोटी टपरियों पे या होटल में काम करने वाले या ढाबा पे काम करने वाले वर्कर्स हो गए। ऐसे वर्कर्स जो गैरेज में काम करते हैं, भिखारी, या फिर ऐसे लोग जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, ये सभी लोग जो हैं वो गरीबी में काउंट होते हैं, और इस तरीके के गरीब लोगों को कहा जाता है अर्बन पुअर। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से गरीबी फैली हुई है। The origin of poverty is more deep rooted in villages, rural areas as compared to urban areas. Following are the reasons for it. ज़्यादातर कहते हैं कि गरीबी की जड़ है वो कहाँ से शुरू हुई है, गांव से, और जो जा करके फिर शहरों तक पहुँच जाती है। तो चलो देख लेते हैं। Decrease in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of agriculture and insufficient irrigation facilities. घटाव देखने को मिला है खेती बाड़ी से। खेती बाड़ी जो कि एक मेन उद्योग माना जाता है किसान का, लेकिन जब उसको अपनी ही
ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ पे उसको प्रगति देखने को नहीं मिल रही, उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं आ रहा है, उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गरीब होता चला जाता है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। अब खेती बाड़ी मान लो उसको बेनिफिट नहीं दे रही है, या फिर खेती बाड़ी के साथ साथ उसके पास क्योंकि नॉलेज नहीं है या उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ से दूसरी अर्निंग कर सके, तो भी गरीबी बढ़ेगी। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग इन द रूरल एरियाज। गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सिर्फ खेती बाड़ी से ही जुड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो ज्ञान नहीं है, दूसरा कोई रोज़गार का ऑप्शन नहीं है, शिक्षा नहीं है, या उनके पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। Increase in debt as a result of excessive expenditure because of caste system and orthodoxy, traditions and custom. Thus, it may said that it is due to increase in unproductive expenditure. क्योंकि गांव में रहने वाले जो किसान हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, उधार लेते हैं, और उधार वो चुका नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, दूसरी बताया जा रहा है कि कास्ट की वजह से, क्योंकि जाति अगर ऊपर नीचे हो, छोटी कास्ट का है तो उस पर दबाव डाला जाता है, सोच पुरानी है। वैल्यूज़ की बात करें, हमारे यहाँ ट्रेडिशंस के बारे में बात करें, तो वो सभी रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने खर्चों पे लगाम नहीं लगा पाता, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव में हर तरीके की चीज़ों को करने का अपना एक तरीका होता है, और जब उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है या किसी भी तरीके से करने में फेल हो जाता है तो खर्चे लौटा नहीं पाता है, और फिर नेचुरल है कि अगर हमने उधार लिया है, हम उधार की मेन रकम नहीं दे पाएंगे तो उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जाएगा और फिर खर्चों में बढ़ोतरी होती जाती है, जो अगेन गरीबी को बढ़ाता है। Due to illiteracy, the poor become victim of exploitation and injustice. Along with that, they are not able to get proper benefit of government schemes because of lack of information. क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, इसी वजह से वो गरीब भी हैं, और ऐसे गरीब लोग जो हैं कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं किसका, शोषण का और अन्याय का, जिसकी वजह से वो अपनी जो फ़ायदा भी जो उनको गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम से देना भी चाहती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको जानकारी नहीं मिलती, और जानकारी नहीं होती तो वो लुट जाते हैं, शोषित हो जाते हैं। Due to ignoring necessities and economic welfare of the poorest section of the society during information of economic progress, क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी आर्थिक भलाई है, वो पूरे सेक्शन तक पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि जो हमारा समाज है वो इन्फॉर्मेशन आर्थिक तौर पर उन तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है कि और ज़्यादा गरीबी फैलती जा रही है। Production of cash crops was encouraged while production of edible crops was reduced. This triggered the scarcity of food grains and pulses and price rise, because of which people could not get meals twice a day. अब किसान भी कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसको वहाँ से सीधे बेनिफिट मिलेगा। उसकी जगह पे खाने लायक जो क्रॉप्स हैं उसमें लोग कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, फार्मर्स उसकी खेती करना ही नहीं चाहते हैं, तो अगेन कमी होती है किस चीज़ की, अनाजों की, दालों की, जिसकी वजह से उसके भाव बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर पाता, तो अगेन गरीबी बढ़ेगी। Because of execution of economic reforms, rural economy collapsed, cottage and small scale industries broke down, migration increased, income in agriculture sector decreased. क्योंकि आर्थिक तरीके से देश को चलाने में बहुत सारे नए कानून कायदों को एग्जीक्यूट किया गया, ऐड किया गया। पुराने ज़माने का जो गांव में चलाया जाने वाला आर्थिक तंत्र था वो ख़त्म हो गया। छोटे या घरेलू उद्योग जो थे वो टूट गए, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई। लोगों का पलायन शुरू हो गया गांव से शहर की तरफ, जिसकी वजह से खेती बाड़ी सेक्टर से जो भी उनको मेन इनकम आनी थी वो बंद हो गई। Poor people are becoming victims of malnutrition and diseases. Expenditure on health increased, although income was static, but expenditure on medicines increased. गरीब जो थे वो कहीं ना कहीं शिकार हो गए किसके, कुपोषण के और बीमारियों के, तो उनका हेल्थ पर जो खर्चा था वो बढ़ गया। ऑल्दो देखने जाए तो उनका जो इनकम का सोर्स था वो तो लिमिटेड था, लेकिन उसमें भी खर्चा बढ़ गया किस पर, दवाइयों पे, मेडिसिन पे, जिसकी वजह से अगेन वो गरीब होता चला गया। There was an increase in population growth, death rate decreased, average lifespan increased, supply of labor increased in comparison to demand of labor, so unemployment increased. So the other side, the production of things of basic requirement decreased. There was price rise, there was downfall in purchase power was experienced, living standard deteriorated, thus poverty increased. क्या बताया जा रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होने लग गए, लोगों का जो एवरेज लाइफ जीने का जो उनका
उम्र था उसमें भी कह सकते हैं हम बढ़ोतरी देखने को पाया। लेबर की जो सप्लाई थी कंपैरेटिवली पहले वो अब ज़्यादा बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। दूसरी तरफ देखने जाएं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के जो भी साइड्स थे उसमें घटाव देखने को मिला, रेट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, पावर जो थी उसमें घटाव आया, जिसकी वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। तो ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं पॉवर्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि गांव से लोग कहाँ आ गए? शहर में। शहर में चीज़ों की डिमांड बढ़ी, लेबर पावर पहले नहीं थी अब वो आने लग गई, खेती बाड़ी में अब कोई जुड़ना नहीं चाहता, तो जो मेन एरिया था जहाँ से इनकम के सोर्सेज ज़्यादा थे जो कि थी फार्मिंग, उसमें घटाव देखने को मिला। तो नेचुरल है कि गरीबी रेखा में काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर पाया है। तो ये तो था पार्ट 1। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे आपको आने वाले सारी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेशंस मिलती रहे। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक्स।